साहेब साहेब वर्सेस साहेब। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं शरद पवार की। शरद पवार जिन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य का दर्जा प्राप्त है, जिन्हें राजनीति का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। हालांकि मैं इन शब्दों के बहुत विरुद्ध हूं, बहुत खिलाफ हूं, मुझे पसंद नहीं आते। इसलिए पसंद नहीं आते कि आप किसी को भी यूं ही चाणक्य कह देंगे, आप किसी को भी यूं ही भीष्म पितामह कह देंगे, आप किसी को भी किसी का हनुमान कह देंगे, यानी कि किसी को राम बना देंगे, कभी किसी को कृष्ण बना देंगे। ये किसी को मीम्स बना देना किसी हालत में आपकी चाटुकारिता जरूर हो सकती है, लेकिन ये भारत के लिए, भारत के इतिहास के लिए, भारत के वर्तमान के लिए और वर्तमान से प्रभावित होने वाले भारत के भविष्य के लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। लेकिन बात आज की, आज साहेब वर्सेस साहेब, समझ गए होंगे आप, शरद पवार वर्सेस नरेंद्र मोदी। किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को पटक दिया है, यानी कि अर्श से फर्श पर लाने का काम किया है। आज बेसिकली अगर भीष्म पितामह कहते ही हैं शरद पवार को, तो मैं कहता चलूं कि वो शरद पवार आज शरशैया पर लेटा हुआ है। कैसे, इस वीडियो में पूरे तरीके से आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगा। मेरा नाम है निधीश गोयल, आप देख रहे हैं जम्बू टॉक्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और बात अब यहाँ मैं कुछ और कहूं उससे पहले आपको कुछ कोटेशंस जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो शरद पवार के बारे में कहे जाते हैं। मेरा विरोध करना आसान है, पर मेरा विरोधी बनना संभव नहीं, क्योंकि जब जब मैं बिखरा हूं, दुगनी रफ्तार से निखरा हूं। एक और, तुम अभी नए हो, मैंने जमाना देखा है, मैंने उनको खेल सिखाया है जिनसे तुम सीखे हो। एक और सुन लीजिए, तुम्हारे हर वार का पलटवार हूं मैं, यूं ही नहीं शरद पवार हूं मैं। ये बातें बहुत सारी कही जाती हैं और अतिशयोक्तिपूर्ण ये बातें कह दी जाती हैं कि भाई जिनसे तुमने सीखा है ना, जिस स्कूल में तुम पढ़े हो, उस स्कूल के हम हेडमास्टर रह चुके हैं, हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। बात यहाँ पर मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। राज ठाकरे जो जिस तरीके से आज लीड रोल में आ गए हैं, और जिस तरीके से राज ठाकरे बेसिकली आज की तारीख में हम बात करें तो किसे फायदा दे रहे हैं, बिकॉज राज ठाकरे के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर उन्हें कुछ मिल जाता है तो उनके लिए एड ऑन होगा, उनके लिए बोनस होगा, उनकी राजनीति के लिए एक संजीवनी बूटी का वो काम करेगा। लेकिन राज ठाकरे फायदा किसको देंगे? क्या राज ठाकरे शिवसेना को फायदा देंगे? नहीं है। राज ठाकरे एनसीपी या कांग्रेस को फायदा देंगे? नहीं साहब। राज ठाकरे अगर किसी को फायदा देंगे तो वो फायदा देंगे भाजपा को, यानी कि भाजपा इज ऑन अ वेरी सेफर साइड और अच्छे तरीके से समझ रही है। और शरद पवार ये भी बात समझ रहे हैं कि जिस तरीके से आज भाजपा राज ठाकरे का फायदा ले रही है, उसी तरीके से आज से करीबन 2-3 साल पहले शरद पवार भी राज ठाकरे का इसी तरीके से फायदा ले चुके हैं। जब राज ठाकरे की सभाओं में अपार जन समुदाय उमड़ता था, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं हुआ, लेकिन उसका फायदा शरद पवार ने लिया। और किस तरीके से लिया? जब राज ठाकरे यूपी के भैयों की बात करते थे, बिहार के भैयों की बात करते थे, और बात करते थे कि इस तरीके से कि योगी जो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो एक गंजा व्यक्ति है एक तरीके से, और कुछ भगवा पहन करके आ गया है, कुछ आता वाता है नहीं। यानी कि यूपी में चाहे कोई भी हो या बिहार में कोई भी हो, उसे गाली तक देने से राज ठाकरे परहेज नहीं किया करते थे। और ये सारा फायदा अगर किसी एक व्यक्ति ने उठाया, द नेम वाज शरद पवार। आज ये यूपी और बिहार के भैयों की बात तो राज ठाकरे के मुंह से बिल्कुल हो ही नहीं रही है। यानी कि राज ठाकरे ने पूरी तरीके से यू टर्न ले लिया है और एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर आगे आने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो ये फायदा, और राज ठाकरे, शरद पवार को ये मालूम है कि जिस आदमी की राजनीतिक जमीन वोटों के तरीके से, या यूं मैं कहूं कि सीट्स के तरीके से नजर नहीं आती है, ऐसे में भी अगर उसके सभाओं में अपार जन समुदाय उमड़ रहा है, तो उसका केवल एक कारण होता है कि हिंदुत्व का हाई वोल्टेज करंट लगातार दौड़ रहा है। और ये हाई वोल्टेज करंट को शरद पवार भी किसी तरीके से खारिज नहीं कर सकते हैं। तो अब फायदा जो है वो राज ठाकरे भाजपा को देने वाले हैं। अब यहां पर देखिए, औरंगाबाद में होने वाली राज ठाकरे की रैली, 3 मई की डेट देना कि लाउड स्पीकर उतार दीजिएगा, और उसके बाद में 5-6 मई को एनआईए जो है वो जिस तरीके से सम्मन जारी कर दी है शरद पवार के विरुद्ध, शरद पवार के विरुद्ध, यानी कि शरद पवार बेसिकली, शरद पवार के बारे में कहें कि वो चाणक्य की बात करें, भीष्म पितामह की बात करें, राजनीतिक की बात करें, लेकिन शरद पवार इनसे कहीं ज्यादा एक सौदागर है, एक व्यापारी है। वो व्यापारी
जिसके जो 100 से अधिक राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के अध्यक्ष बने हुए हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अनाप शनाप तरीके से बिक्री पड़ी है, यानी कि अकूत पैसे की उनके पास में कोई कमी नहीं है। ये अलग बात है कि जिस तरीके के व्यापार शरद पवार किया करते थे, वो व्यापार अब पिछले 7-8 साल से ठीक तरीके से चल नहीं पा रहा है। और शरद पवार का नंबर ऐसा कहते हैं कि भाई हम जो हैं हमें कोई हिला नहीं सकता, जो मैंने कोटेशन आपको पढ़ के भी सुनाए थे, लेकिन दुनिया में जो आया है वो जाएगा। सब मोह है, सब माया है, संसार नाशवान है और शरीर नश्वर है, यानी कि आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा या फिर मोक्ष आपको मिल जाएगा, लेकिन जो आया है वो जाएगा। और बलराज मधोक इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। शायद इसी कारण से 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद में उससे पहले ही इवन सबसे पहले अगर नरेंद्र मोदी किसी एक व्यक्ति से मिलने गए थे, द नेम वाज बलराज मधोक। बलराज मधोक यही व्यक्ति हैं जो उस समय, जो अपने समय में एक बहुत प्रमुख लीडर हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद में वो कहां चले गए किसी का कुछ नहीं पता। ऐसे में कोई व्यक्ति कब कहां चला जाएगा किसी का कुछ नहीं पता। नरेंद्र मोदी के साथ में शरद पवार की मित्रता अच्छी है, लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में लोग ये भी अच्छे तरीके से जानते हैं और मानते हैं कि नरेंद्र मोदी इज द पर्सनैलिटी जो अपनी मित्रता और भ्रष्टाचार की कसौटी दोनों को अलग अलग रखते हैं। यानी कि अगर कानून अपना काम करेगा तो नरेंद्र मोदी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसलिए अगर एनआईए या प्रवर्तन निदेशालय दैट इज ईडी या कोई भी और डिपार्टमेंट शरद पवार या उनके परिवार के ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई करता है, तो नरेंद्र मोदी का या उनके किसी ऐसे व्यक्ति का फोन तो साहब, उनका कॉल तो शरद पवार के ऊपर नहीं आने वाला है। और ये नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी ही उन्हें लोगों से थोड़ा अलग बनाती है, यानी कि वो किसी का सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। और यहां पर शरद पवार का नंबर अब आ गया है एंड दैट इज वाई वो फंस गए हैं। और चूंकि ऐसा कहा जाता है कि द बेस्ट डिफेंस इज टू अटैक, यानी कि अगर आपको बचना है तो बचाव का सबसे बड़ा उपाय है आक्रमण कर देना। तो उन्होंने पहले से ही, यानी कि 5-6 मई को एनआईए का सम्मन और उससे पहले 3 मई को राज ठाकरे का अल्टीमेटम, मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पढ़ने की बात, उससे पहले औरंगाबाद की रैली और उससे पहले हनुमान चालीसा के बारे में करना, यानी कि राज ठाकरे और बीजेपी अपना काम आक्रामक तरीके से शुरू कर चुके हैं। और इसी बीच में नवनीत राणा दंपत्ति की एंट्री होती है और वो एक कदम और आगे निकल जाते हैं जब मातोश्री के सामने वो हनुमान चालीसा की बात करते हैं। और महाविकास आघाड़ी में तो शिवसेना भी है, कांग्रेस भी है और एनसीपी भी है, तो आप किसी को एकदम अलग तरीके से तो नहीं देख सकते। और दूसरी बात यहां पर कि शरद पवार जिसकी बात, हर बात एक तरीके से उद्धव ठाकरे मानते आए हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन अब की बार शरद पवार की बात को उद्धव ठाकरे ने भी अनसुना किया, नहीं माना। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था और फिर से बताता हूं कि जब ये सोनिया गांधी ने एक रचा कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो सब लिखें कि मुसलमानों के विरोध में केंद्र सरकार काम कर रही है और हिंदू उत्सवों के माध्यम से उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास हो रहा है, उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे पर ना तो शरद पवार की सुनी और ना ही सोनिया गांधी की सुनी। यानी कि यहां पर वो थोड़ा सा सेफ गेम खेल गए, जो एक अच्छा मूव था। एक अच्छा पॉलिटिशियन उसे ये करना चाहिए। हालांकि अगर आप ये नहीं करते तो आत्मघाती गोल करते, इसके अलावा कुछ नहीं करते। वैसे बहुत सारे आत्मघाती गोल आप पहले कर चुके हैं, कितना बचेंगे कितना नहीं बचेंगे ये समय बताएगा। अब बात यहाँ पर थोड़ी सी एक और है जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं कि जमीन पर तो लाभ पटका है शरद पवार को नरेंद्र मोदी ने। अब बात यह है कि केवल शरद पवार नहीं बल्कि शरद पवार का परिवार भी उस पकड़ में आ गया है और यहीं पर शरद पवार को एक संकट नजर आ रहा है, क्योंकि न केवल उनकी प्रॉपर्टीज बल्कि उनकी फैमिली भी लगातार इसमें फंसती चली जा रही है। इसलिए जो कोटेशंस पहले कहे गए थे कि साहब है और साहब साहेब ही रहेंगे, उस साहेब का जो कुछ भी होना है वो तय हो चुका है और आगे आने वाले समय में आपको वो दिखेगा किस तरीके से ये राजनीति रंग लाएगी, किस तरीके से रंग बिरंग होंगे और किस तरीके से एक नए कुछ लोग पल्लवित होंगे, विकसित होंगे, जो भारत की राजनीति में असर दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये असर हमें आने वाले समय में दिखने वाला है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अपने आप में बहुत बड़े एक उलटफेर से एक बड़ा समय है उसका। और मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स से बड़ी होने वाली है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र की राजनीति। इस पर निगाह बनाए रखने की पूरी कोशिश हम करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हमें जम्मू टॉक्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग जरूर कीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपने कॉमेंट हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।